तो आज हमारे हाथ लगे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स और नक्शे। हाँ। ये करीब 800 ईस्वी से लेकर मुगलों के बाद तक के एक लंबे दौर को कवर करते हैं। देखने में ये किसी किताब के खास हिस्सों या क्लास के नोट्स जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत हमें उस दौर के बड़े राजवंशों, अहम शासकों, खास घटनाओं और उनके राजकाज के तरीकों की एक झलक देते हैं। अच्छा। देखने में ये जानकारी थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है, लेकिन हमारा काम होगा इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। एक तरह से मध्यकालीन भारत की कहानी के सबसे जरूरी मोड़ और किरदारों को समझना। सही कहा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन स्रोतों की मदद से मध्यकालीन भारत के उतार चढ़ाव और उसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ शुरुआत कहाँ से करें? ये स्रोत 800 ईस्वी के आसपास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 800 से 1200 ईस्वी के बीच का दौर देखें तो उत्तर भारत में एक दिलचस्प खींचतान चल रही थी। अच्छा। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जिसमें बंगाल के पाल वंश, पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, हाँ सुना है। ये तीनों कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए लगभग 100 साल तक आपस में लड़ते रहे। कन्नौज? तो ये कन्नौज इतना खास क्यों था उस वक्त? और इन वंशों के बारे में कुछ और बताइए। देखिए, कन्नौज उस समय उत्तर भारत का एक बड़ा राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। मतलब उस पर कब्जा यानी रुतबा और संसाधन दोनों। समझ गया। पाल वंश की बात करें तो इनके शासक थे धर्मपाल। उन्होंने मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। हाँ, विक्रमशिला। गुर्जर प्रतिहार पश्चिम में ताकतवर थे और राष्ट्रकूटों ने तो दक्कन में वो एलोरा का शानदार कैलाश मंदिर बनवाया था। अरे हाँ, वो तो कमाल है, एक ही चट्टान को काट कर बनाया है। बिल्कुल। तो ये संघर्ष दिखाता है कि उस वक्त कोई एक अकेली बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। और इसी दौर में भारत पर बाहरी हमले भी शुरू हुए। स्रोतों में महमूद गजनवी का जिक्र है। हाँ, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया से तुर्क आक्रमणकारी आने लगे। महमूद गजनवी इनमें पहला बड़ा नाम है। गजनवी उसने 1000 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार हमले किए। 17 बार? हाँ। उसका मकसद यहाँ राज करना नहीं था, बल्कि मंदिरों और शहरों को लूटकर धन ले जाना था। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला 1026 वाला वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ, वो तो बहुत सुना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके साथ अल-बरूनी जैसा विद्वान भी आया था। अल-बरूनी? जिसने किताबुल हिंद लिखी। वही। भारत के बारे में बहुत अहम किताब है वो। तो गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी का नाम आता है। क्या उसका मकसद अलग था? बिल्कुल। मोहम्मद गोरी सिर्फ लूटपाट नहीं, वो यहाँ अपना राज कायम करना चाहता था। अच्छा। उसने पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत राजा को चुनौती दी। तराइन के मैदान में 2 लड़ाइयां हुई। हाँ, तराइन की लड़ाई 1191 और 92। सही। पहली में वो गोरी हारा, लेकिन दूसरी 1192 वाली में वो जीत गया। इसके बाद उसने कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया। इन जीतों ने ही भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में सामने आया। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत 1526 का दौर शुरू होता है। इसमें तो कई सारे वंश आए। पहला गुलाम वंश। सही। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक, ये गोरी का ही सेनापति था ना? हाँ, गोरी का ही एक गुलाम सेनापति था। उसे उसकी दरिया दिली के लिए लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। बिल्कुल। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी। लेकिन ज्यादा समय राज नहीं कर पाया। 1210 में पोलो जैसा खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। अच्छा, पोलो खेलते हुए। फिर ऐबक के बाद इल्तुतमिश, उसने क्या खास किया? इल्तुतमिश 1211-1236 को दिल्ली सल्तनत का एक तरह से असली संस्थापक माना जाता है। अच्छा, क्यों? उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली, ये बड़ा कदम था। कुतुब मीनार पूरी करवाई और उसने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता, वो क्या थी? इक्ता मतलब अपने अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन देना। इससे प्रशासन चलाना आसान हुआ। स्मार्ट। और उसने तुर्कान ए चहलगानी नाम से 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक गुट भी बनाया था। 40 सरदारों का गुट? हाँ। और हाँ, उसने चांदी के टका और तांबे के जीतल नाम के सिक्के चलाए, जो सल्तनत की स्टैंडर्ड करेंसी बन गए। टका और जीतल,
और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल। रजिया 1236 से 1240 दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। वाकई अकेली महिला सुल्तान? हाँ, वो बहुत काबिल थीं, मर्दों की तरह कपड़े पहनकर दरबार लगाती थीं, लेकिन उस दौर के तुर्की अमीरों को एक औरत का हुक्म मानना पसंद नहीं आया। हाँ, ये तो मुश्किल रहा होगा। उन्होंने साजिशें की और रजिया का शासन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। फिर बलबन का नाम आता है, जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्या मतलब था इसका? हाँ, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 एक सख्त शासक था। उसने सुल्तान की ताकत और इज्जत बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई कहा। जिल्ले इलाही। इल्तुतमिश के बनाए 40 सरदारों का गुट, वो चहलगानी, उसको खत्म कर दिया। उसे लगता था कि वो उसकी ताकत के लिए खतरा है। अच्छा, चालाक था। दरबार में अनुशासन के लिए उसने सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी रस्में शुरू की। सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। अरे बाप रे। और उसकी लौह एवं रक्त नीति का मतलब था विद्रोहियों और दुश्मनों से बेहद सख्ती से निपटना, कोई नरमी नहीं। समझ गया, बहुत सख्त। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत मशहूर है। हाँ, खिलजी वंश 1290 से 1320 की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने रखी, लेकिन असली शोहरत उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 को मिली। दक्षिण भारत तक हमले किए। मलिक काफूर, हाँ। और अलाउद्दीन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए भी जाना जाता है ना। बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार था, कह सकते हैं। उसने रोजमर्रा की चीजों के दाम तय कर दिए और उन्हें सख्ती से लागू करवाया। क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? ताकि सैनिकों और आम लोगों को सस्ता सामान मिल सके। एक बड़ी सेना रखनी थी उसे। इसके लिए दीवाने रियासत जैसा विभाग बनाया। अच्छा। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने घोड़ों पर निशान लगवाने, उसे दाग कहते थे, दाग, हाँ। और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने, चेहरा की प्रथा शुरू की। जमीन की पैमाइश करवाकर लगान तय किया। काफी सिस्टमैटिक था। हाँ, और अमीर खुसरो जैसे महान कवि उसी के दरबार में थे। अमीर खुसरो, वाह। खिलजी के बाद तुगलक वंश 1320 1414। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अक्सर उसकी अजीब योजनाओं के लिए लिया जाता है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 पढ़ा लिखा और होशियार तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी कुछ योजनाएं बुरी तरह नाकाम रहीं। जैसे वो राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, दिल्ली से हटाकर दक्षिण में दौलताबाद ले जाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। लोगों को बहुत परेशानी हुई। फिर उसने सोने चांदी की जगह तांबे कांसे के सांकेतिक सिक्के चलाए। सांकेतिक सिक्के, टोकन करेंसी। हाँ, लेकिन लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। हालांकि उसने खेतीबाड़ी सुधारने के लिए दीवाने अमीर को ही नाम का विभाग भी बनाया था। ये अच्छा काम था। अच्छा। और मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता उसी के समय भारत आया था। उसने अपनी किताब रिहला में उस दौर का हाल लिखा है। हाँ, इब्न बतूता, पैन के जूता। खैर, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुछ अच्छे काम भी किए। हाँ, फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने मोहम्मद बिन तुगलक से बिल्कुल अलग लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। जैसे? उसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, ये बहुत बड़ा काम था, और एक नया टैक्स हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाया। अच्छा, नहरें बनवाई। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे कई शहर बसाए। उसने गरीबों के लिए दान विभाग, दीवाने खैरात, गुलामों के लिए अलग विभाग, दीवाने बंदगान, और मुफ्त अस्पताल दार उस शफा खोले। ये तो काफी कल्याणकारी काम लगते हैं। हाँ थे, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा कट्टर भी माना जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था। ओह अच्छा, तो तुगलक वंश का अंत कैसे हुआ? फिरोज शाह के बाद वंश कमजोर हो गया। फिर 1398 में मध्य एशिया से तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया और भारी तबाही मचाई। तैमूर का हमला? हाँ। इस हमले ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी। इसके बाद कुछ समय सैयद वंश रहा और फिर अफगान मूल के लोदी वंश 1451-1526 का शासन आया। लोदी वंश, इसमें सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। हाँ बिल्कुल, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया
और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। अच्छा उसने जमीन नापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया। अच्छा। वो खुद भी कवि था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी, दिलचस्प। और आखिरी लोदी शासक? वो था इब्राहिम लोदी, जिसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हरा दिया। और यहीं दिल्ली सल्तनत खत्म हुई। हाँ, और मुगल राज शुरू हुआ। तो संक्षेप में सल्तनत काल में प्रशासन और कल्चर कैसा था? देखो, प्रशासन धीरे धीरे काफी व्यवस्थित हो गया था। केंद्र में वजीर, आरिज़ मुमालिक जैसे बड़े अधिकारी होते थे। सल्तनत सूबों यानी प्रांतों में बंटी थी। कानून और न्याय व्यवस्था भी थी। और वास्तुकला? वास्तुकला में एक नई शैली, इंडो इस्लामिक शैली विकसित हुई। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और साहित्य? साहित्य में अलबरूनी की किताबुल हिंद, बरनी की तारीखे फिरोज शाही, अमीर खुसरो की रचनाएं, इब्न बतूता की रिहला, ये सब उस दौर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है। तो जब दिल्ली में ये सब चल रहा था, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? अब विजयनगर साम्राज्य का नाम आता है। बिल्कुल, लगभग उसी समय, मतलब 1336 ईस्वी के आसपास, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर और बुक्का? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। राजधानी थी विजयनगर, जो आज का हम्पी है। ये साम्राज्य करीब 300 साल तक चला। 300 साल? और इसमें सबसे मशहूर राजा कृष्णदेव राय थे। हाँ, कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के सबसे महान शासक माने जाते हैं। वो खुद बड़े विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद जैसा ग्रंथ लिखा। अमुक्त माल्यद? उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज? अकबर के नवरत्नों की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उन्होंने कई शानदार मंदिर बनवाए। उनके राज में विजयनगर कला, साहित्य और ताकत के शिखर पर था। लेकिन फिर इसका पतन कैसे हुआ? कोई तालीकोटा की लड़ाई का जिक्र है? से 1565 में तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर के लिए घातक साबित हुई। क्या हुआ था इसमें? इसमें दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों, जो पहले बहमनी साम्राज्य का हिस्सा थी, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर वगैरह, उन्होंने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। राजधानी को बुरी तरह लूटा गया और साम्राज्य कमजोर पड़ गया। वैसे विजयनगर में प्रशासन की अपनी खास व्यवस्थाएं थी, जैसे नायकनकर और आयंगार। और विदेशी यात्री भी आए थे? हाँ, कई विदेशी यात्री, जैसे इटली से निकोलो कॉन्टी, फारस से अब्दुल रज़ाक, पुर्तगाल से डोमिंगो पेस, ये सब आए और उन्होंने यहाँ की शान शौकत का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अच्छा। ये तो हुई राज्य और लड़ाइयों की बात, लेकिन मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलनों का भी बहुत जिक्र होता है। ये क्या थे? हाँ, ये मध्यकाल का एक बेहद अहम पहलू है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं का दौर नहीं था, बल्कि आम लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी बड़े बदलाव आ रहे थे। अच्छा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं दक्षिण भारत में हुई। आलवार संत जो विष्णु भक्त थे और नयानार संत जो शिव भक्त थे। आलवार और नयानार? हाँ, बाद में रामानुज, माधव जैसे बड़े दार्शनिकों ने इसे और फैलाया, अपने अपने विचार दिए। और उत्तर भारत में कबीर, नानक, मीराबाई, ये सब इसी दौर के हैं? बिल्कुल। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। उनके शिष्य थे कबीर। हाँ, कबीर, जिन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक कर्मकांडों पर कड़े सवाल उठाए। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कृष्ण भक्ति फैलाई। मीराबाई ने राजस्थान में अपनी भक्ति से सबको मोह लिया। सूरदास और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं से भक्ति की धारा बहाई। महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम जैसे महान संत हुए। तो इन सब ने क्या किया? इनका मुख्य संदेश क्या था? इन सब ने ईश्वर के प्रति सीधे प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। पूजा पाठ के जटिल तरीकों की जगह मन की भक्ति को अहमियत दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही। संस्कृत में नहीं, बल्कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली में। अच्छा। ताकि सब समझ सकें। और सूफी आंदोलन, वो क्या था? सूफीवाद इस्लाम के अंदर एक उदार और रहस्यवादी, मिस्टिक धारा थी। इस्लाम के अंदर? हाँ, सूफी संत भी ईश्वर से प्रेम और सीधे जुड़ाव की बात करते थे, बिल्कुल भक्ति संतों की तरह। तो ये अलग कैसे थे? इनके तरीके थोड़े अलग थे। भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। चिश्ती, जैसे अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत माने जाते हैं।
इनके अलावा सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी जैसे और भी सिलसिले थे। और सूफियों ने क्या खास किया? सूफियों ने संगीत, खासकर कव्वाली को इबादत का जरिया बनाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी काफी जोर दिया। इन भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज पर बहुत गहरा असर डाला, लोगों की सोच बदली। ये तो बहुत जरूरी बात है। चलिए अब मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 पर आते हैं। बाबर ने इसकी नींव रखी। हाँ, बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश शुरू किया। वो मध्य एशिया के फरगना से आया था। सिर्फ पानीपत जीता या और भी लड़ाइयां लड़ी? नहीं, उसने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा के युद्ध 1527 में हराया। हाँ, खानवा। और अफगानों को घाघरा के युद्ध 1529 में भी हराया। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, वो तुर्की भाषा में लिखी। बहुत दिलचस्प। बाबरनामा, हाँ पढ़िए। तो बाबर के बाद हुमायूं आया, लेकिन उसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। बिल्कुल। हुमायूं 1530-40, फिर 1555-56 को अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने हराया। 2 बड़ी लड़ाइयां हुई, चौसा 1539 और कन्नौज 1540। चौसा और कन्नौज। इनमें हारकर हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। वो फारस चला गया। तो बीच के 15 साल 1540-55 शेरशाह और उसके वंशजों यानी सूर साम्राज्य का राज रहा। अच्छा, तो ये बीच में सूर साम्राज्य आ गया। शेरशाह कैसा शासक था? शेरशाह बहुत काबिल शासक था, भले ही उसने कम समय राज किया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई जो आज भी है, जीटी रोड। हाँ, उसने रुपया नाम का चांदी का सिक्का चलाया जो आज तक हमारी करेंसी का आधार है। जमीन नापने की व्यवस्था सुधारी। बहुत कुशल प्रशासक था। फिर हुमायूं वापस कैसे आया? शेरशाह की मौत के बाद सूर साम्राज्य कमजोर हो गया। हुमायूं ने मौके का फायदा उठाया और 1555 में दिल्ली वापस छीन ली। लेकिन अगले ही साल 1556 में वो दिल्ली में अपने किले दीन पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। सीढ़ियों से गिरकर? क्या किस्मत थी। और फिर आया अकबर 1556-1605, जिसे महान कहा जाता है। हाँ, अकबर मुगल बादशाहों में सबसे मशहूर और शायद सबसे प्रभावशाली भी है। उसने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली। 13 साल? शुरू में उसके संरक्षक बैरम खान ने मदद की। बैरम खान की मदद से ही उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को हराया, जो सूर वंश की तरफ से लड़ रहा था। हेमू, हाँ। अकबर की नीतियां खास थीं, खासकर धार्मिक नीति। बिल्कुल। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाला टैक्स 1563 और गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। ये बड़े कदम थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। उसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया और वहाँ इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना, वो क्या था? वहाँ वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, सबसे चर्चा करता था, धर्म और फिलॉसफी पर। अच्छा। सबके विचार सुनता था। हाँ, इसी के आधार पर उसने दीने इलाही या तौहीदे इलाही नाम से एक नया विचार भी पेश किया, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित था। हालांकि ये ज्यादा चला नहीं। और अकबर के प्रशासनिक सुधार भी अहम थे। वो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? हाँ, प्रशासन में भी उसने बड़े काम किए। अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से जमीन की पैमाइश और लगान की 10 साला व्यवस्था लागू की, जो काफी कामयाब रही। 10 साल? 10 साल का औसत? हाँ, पिछले 10 साल की पैदावार का औसत निकालकर लगान तय होता था। और सेना और प्रशासन को चलाने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी, ये क्या था? रैंक सिस्टम? हाँ, एक तरह का रैंक सिस्टम। इसमें अधिकारियों को उनकी हैसियत और जिम्मेदारी के हिसाब से रैंक मनसब दी जाती थी, जिसमें जात और सवार होते थे। जात से पद और वेतन तय होता था, और सवार से ये कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। अच्छा, काफी जटिल लगता है। हाँ, ये मुगल प्रशासन का आधार बन गई। और उसके दरबार में 9 रत्न थे। हाँ, नवरत्न। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, ये सब? बिल्कुल, ये सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर के समय अंग्रेज आए और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। यही मुख्य बातें हैं। हाँ, मोटे तौर पर जहांगीर 1605-1627, जिसका असली नाम सलीम था,
वो कला, खासकर पेंटिंग का बहुत शौकीन था। हाँ, मुगल पेंटिंग उसके समय चरम पर थी। उसने आगरा किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी कि कोई भी फरियादी उसे बजाकर सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सके। न्याय की जंजीर? उसी के समय अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे व्यापार की इजाजत लेने। हाँ, ये भी सच है कि उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी भी दी थी। ओह, और शाहजहां? शाहजहां 1628-1658, जिसका नाम खुर्रम था, उसका दौर मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर माना जाता है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी ने बनवाए। उसने मशहूर मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी बनवाया था। तख्ते ताउस, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया था। हाँ, वही। लेकिन शाहजहां के आखिरी दिन अच्छे नहीं बीते। उसके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई और औरंगजेब ने उसे आगरा किले में कैद कर लिया था। कैद कर लिया अपने पिता को। और फिर आया औरंगजेब 1658 से 1707, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कट्टर था और उसी ने मुगल साम्राज्य का पतन शुरू किया। हाँ, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली थी। वो एक कुशल सेनापति और प्रशासक तो था, लेकिन उसकी नीतियां काफी विवादित रहीं। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने क्या किया? उसने अकबर की कई उदार नीतियां पलट दीं। जजिया टैक्स फिर से लगा दिया 1679 में। दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। कई हिंदू मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए, जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव राय मंदिर। और उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद करवा दिया था। ये तो गंभीर बातें हैं। उसका ज्यादातर लंबा शासनकाल, लगभग 50 साल, दक्षिण भारत में मराठों और दूसरी सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा से लड़ने में बीता। तो मतलब उत्तर भारत पर ध्यान कम हो गया। हाँ, और उसकी धार्मिक नीतियों और दक्कन में लंबे युद्धों के कारण उत्तर भारत में जाट, सतनामी, सिख, राजपूत, इन सब के विद्रोह हुए। साम्राज्य में अशांति बढ़ गई। तो क्या ये सच है कि उसी की वजह से साम्राज्य बिखर गया? कह सकते हैं कि उसकी नीतियों ने और लंबे युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। 1707 में उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। अच्छा, बाद के मुगल शासक तो कमजोर थे, उनका क्या हुआ? हाँ, औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह, जिन्हें उत्तर मुगल कहते हैं, वो उतने ताकतवर नहीं रहे। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और तख्ते ताऊस समेत भारी लूटपाट की। नादिर शाह का हमला? हाँ। फिर शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर की लड़ाई 1764 में हार के बाद मुगल बादशाह फैक्टली अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। पेंशनर? हाँ, और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1856 के विद्रोह का नेता बनाया गया था। और विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके रंगून, बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। और मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। मुगलों की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? सल्तनत से अलग थी। काफी विकसित और सल्तनत काल से ज्यादा केंद्रीकृत थी। केंद्र में बादशाह की मदद के लिए वकील, वजीर या दीवान, वित्त मंत्री, मीर बख्शी, सेना मंत्री, सद्र उस-सुदूर, धार्मिक मामलों का मंत्री जैसे बड़े अधिकारी होते थे। और साम्राज्य कैसे बटा था? साम्राज्य सूबों, प्रांतों में बटा था, जिसका मुखिया सूबेदार होता था। सूबे में भी दीवान, बख्शी जैसे अधिकारी होते थे। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्थाएं प्रशासन का आधार थी। जागीरदारी? हाँ, मतलब मनसबदारों को अक्सर नकद वेतन की जगह जमीन, जागीर दे दी जाती थी, जिससे वो अपना खर्च चलाते थे और लगान वसूलते थे। लगान वसूलने के कई तरीके थे, जैसे जब्ती, बटाई, नसक। और कला साहित्य? वास्तुकला का तो जिक्र हमने किया ही। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल, लाल किला। साहित्य में भी बहुत काम हुआ। बाबरनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, अकबरनामा, आईने अकबरी, जहांगीर ने खुद तुजुके जहांगीरी लिखी, शाहजहां के काल में पादशाहनामा लिखा गया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से हुआ। रज़्मनामा, युद्ध की किताब। अच्छा, तो मुगलों के समय ही या उनके कमजोर होने पर मराठा शक्ति का भी उदय हुआ। शिवाजी महाराज? बिल्कुल। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। उनकी मां जीजाबाई और गुरु समर्थ रामदास का बहुत प्रभाव था उन पर। हाँ, बिल्कुल।
उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही वीरता और स्वराज की कहानियां सुनाई और गुरु रामदास ने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत को कड़ी चुनौती दी। 1674 में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया।